अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर ये है कि बुशरा बीबी जेल के अंदर इमरान के गले लगकर धाड़े मारकर रो पड़ी। वो क्यों धाड़े मारकर रोई, उसके पीछे की कहानी क्या है, इस प्रोग्राम में आपके साथ ये खबर शेयर करेंगे। और हम ये खबर भी शेयर करेंगे कि हिबा फवाद चौधरी, जी हाँ, फवाद चौधरी की अहलिया अपने साथ शोहर को भी ले बैठी हैं। ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इकोनॉमिस्ट में जो मजमून छपा है उसका बहुत तज़किरा है, जो इमरान खान का छपा है, वो किसने छपवाया है, कितने में छपा है और पेमेंट किसने की है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता शब चूँकि एक वो दूसरी खबर आ गई थी, वो तैयबा फ़ारूक गुल वाली, तो वो हमने आपके साथ पहले शेयर कर दी है। वो चूँकि ख़बर काफ़ी तफ़सीली थी, तो उसमें मज़ीद ख़बरों का अगर हम उसमें ऐड करते उस व्लॉग में, तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। लेकिन हमारे पास जो है वो आपके लिए एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं, इस व्लॉग के अंदर हम आपको वो पेश करेंगे। अच्छा, एक तो ख़बर ये है कि जो सेनेट से एक करारदाद जो मंजूर की गई थी इलेक्शन मुलतवी करने के लिए, उसके हवाले से एक कोई इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये ज़हन में रहे कि जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने जब 8 फरवरी का इलेक्शन वाला फाइनल हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन और सदर की मुशावरत से डेट तय करके वो रिकॉर्ड पेश किया गया अदालत में, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि भाई अब ये पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। और जिसने फिर आगे पीछे करने की कोशिश की तो वो फिर चीफ साहब ने उसका नोटिस भी लिया। तो अब ये जो सेनेट में से करारदाद मंजूर हुई है, वो कैसे मंजूर हुई, एक पूरी वारदात है, वो हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं, पिछले से पिछले व्लॉग में। तो ये आज जो गुज़श्ता रोज़ इन्होंने पिटीशन दायर की है और ये कहा कि जी चूँकि ये करारदाद मज़कूरा है, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है, तो लिहाजा चेयरमैन जो सेनेट हैं उनके खिलाफ और जो मेंबरान हैं सेनेट के जो इसमें मौजूद थे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अच्छा, ये दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है। जो साहिल है वो खुद भी एक वकील है, तो हम उनकी इल्मियत को चैलेंज नहीं करते, लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल है कि जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है वो कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। वरना कोई जो चेयरमैन सेनेट और मेंबरान इतने भी गुस्साई हैं, इतने भी मलंग नहीं है कि उनको पता है कि चीफ जस्टिस इतना मतलब सख्ती से उस पर इलेक्शन की तारीख के ऊपर पहरा दे रहा है बैठा हुआ, तो उसके बावजूद वो करारदाद पास कर दे। तो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो चीज़ सेनेट करे या जो चीज़ कौमी असम्बली करे, उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। तो देखते हैं, अब दरख्वास्त तो उन्होंने बहरहाल दायर कर दी है, तो अदालत इसके साथ क्या ट्रीट करती है ये पता चलेगा। तबीयत नाज़रीन ख़राब है, तो बोलने में ज़रा दुश्वारी हो रही है, तो इसलिए माज़रत खाऊँ आपसे, ये जो भी मामला है ये। अच्छा, अगली खबर ये है कि इलेक्शन का अब चूँकि दौरा है और हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकटों का मामला है, वो तकरीबन 60% टिकट जो हैं उन पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। जो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और जो साबिक चेयरमैन हैं और बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके दरमियान जो मुलाकात हुई जेल के अंदर गुज़श्ता रोज़, उस मुलाकात के अंदर 60% टिकटों पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है। और इस मुशावरत की इजाज़त उन्होंने अदालत से हासिल की थी कि जी अदालत ने कहा था कि जो इमरान खान साहब नाअहल होने के बावजूद जेल से जो है वो आप उनसे मुशावरत कर सकते हैं। तो वो 60% टिकटों पर मुशावरत मुकम्मल हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी ये सवाल बाकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूँकि बल्ले का निशान तो अभी तक नहीं मिला, तो वो फिर किस निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस सिलसिले में बहुत सारी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं कि किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद करके उस पार्टी के जो है वो इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए। तो ये एक वैसे एप्लीकेबल है, एक काबिल अमल चीज़ है, लेकिन इसमें एक बड़ा रोला है। रोला ये है कि फ़र्ज़ करें वो शेख रशीद अहमद की पार्टी अवामी मुस्लिम लीग के टिकट दे देते हैं, या वो बलूचिस्तान से मौलाना शनानी की पार्टी के टिकट दे देते हैं, या किसी भी पार्टी छोटी मोटी के टिकट देते हैं, या इवन जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू पे लड़ लेते हैं, तो उसका होगा क्या? वो जितने लोग होंगे वो उस पार्टी के सरबराह के मातहत होंगे। अगर वो उस पार्टी की पॉलिसी से हटेंगे और वो कहता है कि जी ये मेरे साथ नहीं चले मेरे बंदे, तो वो सारे बंदे डी सीट हो जाएंगे। तो ये एक मसला है और इस हवाले से कौन इतना काबिल एतमाद होगा। और फिर अगर आप किसी और पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं और कल आप उस पार्टी से जब अलग होंगे तो आपके बहुत सारे बंदे तो उधर चले जाएंगे। ये भी एक मुसीबत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखते हैं तहरीक इंसाफ इसका क्या हल निकालती है। अब आते हैं जनाब, हम अपनी अगली खबरों की तरफ जो आपने देखी।
खबर ये है कि जी फवाद चौधरी के जो कागजात थे हल्का NA 60 और 61 से, वो पहले मुस्तरद हुआ, फिर मंजूर हुए, अब वो फिर मुस्तरद हो गए हैं। और जो हिबा फवाद चौधरी ने सूबाई असम्बली की नशिस्त से जो कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे वो भी मुस्तरद हो गए हैं। ये हुआ क्या मामला, ये आपको बताते हैं। हुआ ये है कि जो हिबा फवाद चौधरी हैं उनके खिलाफ एतराज़ दायर किया गया था कि जी इन्होंने अपने असासा जात जो हैं वो छुपाए हैं, जिस पर स्टेट बैंक से रिपोर्ट मंगवाई गई। स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड पेश किया जिसके मुताबिक हिबा फवाद चौधरी ने अपने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 अदद बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में अपने असासा जात में ज़ाहिर नहीं किए, जिसकी वजह से जो हिबा फवाद हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अच्छा, अब ये हिबा फवाद चौधरी को कैसे ले बैठी? वो ऐसे ले बैठी कि फवाद चौधरी जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे उनके कागजात नामजदगी भी इसी बुनियाद पर मुस्तरद हो गए हैं कि जनाब चूँकि आपने अपनी अहलिया के असासा जात छुपाए हैं, क्योंकि अहलिया के असासा जात अगर आ गए सामने और फवाद चौधरी ने अपनी अहलिया के असासा जात नहीं ज़ाहिर किए तो वो उनके लिए उनके गले में पड़ गए। तो वो अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनको जो हिबा फवाद की वजह से वो भी जो है वो ना सिर्फ ये कि उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं बल्कि इस वजह से उनके ऊपर एक नाअहली की तलवार जो है वो भी लटक गई है। अगर हिबा फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी दाखिल ना होते तो उनके ऊपर एतराज़ ना आता तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट ना आती, स्टेट बैंक की रिपोर्ट ना आती तो हिबा फवाद के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना होते। अगर हिबा फवाद के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना होते तो फवाद चौधरी के भी मुस्तरद ना होते, क्योंकि फवाद चौधरी के खिलाफ तो कोई एतराज़ नहीं आया था। लेकिन ये अब कानून है कि अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ता है और उसके बीवी बच्चों के नाम पे भी कोई एहसास है तो उसको ज़ाहिर करना पड़ता है। अगर उसने ज़ाहिर नहीं किया तो वो फिर रगड़े में आ जाता। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो रगड़े में आ गए हैं हिबा फवाद चौधरी की वजह से। देखते हैं अब इनका आगे क्या बनता है। ऑब्वियसली इसमें अपील में जाएंगे लेकिन इसमें मुश्किल हो जाएगी इनके लिए काफ़ी सारी, और इनके नाअहली का ख़तरा जो है दोनों मियाँ बीवी का वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वाज़े नज़र आ रहा है। अगली खबर जी वो बुशरा बीबी से मुतल्लिक है कि बुशरा बीबी जो है वो जेल में धाड़े मार मार कर रोती रही हैं। अच्छा, पहले मुझे ये जब स्टोरी पता चली तो कि जी जेल के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो है वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस की समाअत थी और बुशरा बीबी भी चूँकि उसमें मुलज़मा है वो भी उसमें पेश हुई थी। इमरान खान की बहनें वैसे गई हुई थी वहाँ पर, इमरान खान खुद उसके मुलज़म है वो मौजूद थे वहाँ पे। तो वहाँ पर ये हुआ कि जब ये समाअत ख़त्म हुई तो कुछ रिपोर्टर्स अंदर मौजूद थे जिनको अलाउ किया जाता है अंदर समाअत की कवरेज के लिए। तो उनके सामने बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के गले लग लग के बार बार धाड़े मार के रोती थी और ख़ासा वो जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ छोटा थोड़ा बहुत नहीं रोई, अच्छा खासा रोई है, धाड़े मार मार के रोई है। मतलब धाड़े मार के रोना एक अलग चीज़ है। तो वो जो रिपोर्टर्स थे वो उनको देख के बड़े परेशान हुए कि जी बुशरा बीबी क्यों इस तरह रोई है। तो उन्होंने उनकी जो बहन है इमरान खान की उनसे पूछा कि जी क्यों बुशरा बीबी इस तरह रो रही है इमरान खान से गले मिल मिल के। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा फैमिली मैटर है। अब यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा सवाल पैदा हो जाता है कि फैमिली मैटर मतलब जेल के अंदर रोने वाला कोई मामला बनता नहीं। मैंने फिर इस हवाले से मजीद अपने सोर्सेज से कन्फर्म किया कि जी असल में हुआ क्या मामला। तो जो स्टोरी सामने आई है वो ये सामने आई है कि चूँकि अब 190 मिलियन पाउंड का भी रेफरेंस तो फाइल हो चुका है, वो केस भी अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो उसके अंदर जो है वो अब इमरान खान अकेले तो नहीं है। अब साइफर में तो इमरान खान अकेले थे, बुशरा बीबी नहीं थी, लेकिन उस केस में तो बुशरा बीबी है 190 मिलियन पाउंड में जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला वो सारा जो मामला है। तो उसकी जब समाअत ख़त्म हो चुकी थी और प्रोसिक्यूटर अदालत से जा चुके थे और उस वक़्त जो है वो बैरिस्टर गौहर ने अदालत से इजाज़त तलब की कि वो इमरान खान से कुछ देर के लिए अलग मुशावरत करना चाहते हैं। तो अदालत ने उनको इजाज़त दे दी। तो 20 मिनट के लिए बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से को साइड पे ले जाके उनके साथ जो भी उन्होंने बातचीत की। इस दौरान बुशरा बीबी ने जज साहब से बात की कि जनाब इस केस की आपने तारीख पीर की रखी है, तो आप ये मेहरबानी करें ये मंगल की तारीख रख दें। जिस पर फाजिल जज ने कहा जी मुझे कोई मंगल की तारीख करने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूटर अब जा चुके हैं, उनकी मौजूदगी में हमने जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी है पीर वाले दिन, तो अब उसको हम मंगल वाले दिन नहीं कर सकते। खैर जज साहब ने ये बात की और जज साहब वहाँ से रवाना हो गए। इतनी देर में इमरान खान जो है वो वापस आए। तो बुशरा बीबी से वो जो है ना वो बुशरा बीबी जब के साथ आमना सामना हुआ तो बुशरा बीबी उनके गले लग के रोना शुरू हो गई। तो ये हमें जो पता चला कि वो उसकी उनके रोने की दरअसल वजह ये थी कि उनको एक दिन की जो है वो मोहलत नहीं मिली। ख़वातीन के वैसे भी ज़रा दिल बाज़ ख़वातीन के, सारी नहीं, बाज़ ख़वातीन के वैसे दिल बड़े छोटे होते हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि मैं फँस गई हूँ उस केस के अंदर और जज साहब तो एक दिन की भी तारीख आगे नहीं कर रहे। तो शायद वो मुझे लगता है कि पीरनी साहबा जो है वो घबरा गई हैं, क्योंकि ये अदालतें, कानून, थाने, कचहरी इधर मोकलों-शोकलों वाला तो काम ही चलता है। इधर खाली वकील और उनके मोकल चलते हैं। पीर और उनके मोकल बिल्कुल भी नहीं चलते। ये एक लिखी पढ़ी बात है।
یہ ایک معاملہ ہے. اچھا ایک بڑا خبر ہے جی، اس کا بڑا شور ہے، جو اکانومسٹ میں ایک مبینہ مضمون عمران خان کا چھپا ہے. میں اس کا مبینہ مضمون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کتنے ایک اچھے رائٹر ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو نام ان کے نام سے چھپا ہے. اب وہ انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا، مجھے تو اس پہ مطلب سچی بات ہے یقین نہیں کہ انہوں نے مضمون لکھا ہے، البتہ ان کے نام سے چھپ گیا وہاں پر. اب اکانومسٹ نے وہ مضمون کیوں چھاپا؟ ایک ہوتا ہے اکانومسٹ اپنی خبر چھاپتا ہے، وہ اور چیز ہے، مضمون کا چھاپنا اور چیز ہے. خبریں تو عمران خان کے خلاف بھی اکانومسٹ نے دی تھیں کہ جی اگر وہ آ گئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا معیشت کا. تو یہ مضمون کیسے چھپا؟ اچھا اس حوالے سے میں آپ کو ایک ریفرنس آپ کو یاد کرا دوں. آصف الزرداری سابق صدر پاکستان اور چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ جی جتنے پاکستان تحریک انصاف کے باہر والے سارے خرچے ہیں نا اور میڈیا کمپین، وہ سارا کچھ جو ہے وہ جمامہ بی بی چلا رہی ہیں، تو وہ سارا اس معاملے کو کر رہی ہیں. تو ابھی جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا وہ یہ بتایا کہ جناب یہ مضمون ایم اے نہیں چھپ گیا، اس کے لیے باقاعدہ پیمنٹ کی گئی ہے، اور یہ پیمنٹ مبینہ طور پہ جمامہ خان صاحبہ نے کی. جمامہ خان جمامہ گولڈ سمیت انہوں نے کی ہے. اب وہ رقم انہوں نے جو دی ہے وہ 2.25 کروڑ کے درمیان جو بنتی ہے پاکستانی رقم میں، تو وہ انہوں نے پیمنٹ کیا، اور یہ پتہ چلا کہ جی $85,000 انہوں نے اس سلسلے میں پے کیے ہیں. تو $85,000 کو تھوڑے نہیں ہوتے باہر. تو اب یہ ایک سٹوری اب سامنے آئی ہے، اور ابھی حکومت بھی اس پہ تحقیقات کری کہ جی اگر یہ جیل سے عمران خان صاحب نے مضمون لکھ کے بھیجا تو کیسے لکھ کے بھیجا ہے. تو بھائی جان چیک کر لیں، اگر نیٹ فلکس وغیرہ چل رہا ہے تو پھر یقیناً اس میں جو ہے وہ نیٹ فلکس بغیر نیٹ کے تو چلتا نہیں ہے. جب نیٹ ملے گا تو پھر گڑبڑ تو ہوگی، پھر آپ کسی چیز کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک تو یہ فیکٹر ہے. لیکن عمران خان، میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ عمران خان نے وہ مضمون ان کو نہیں لکھا. ان کی جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ سب سے بہتر جمامہ کو پتہ ہے، کیونکہ جمامہ ہی ان کی ہینڈلر ہیں جنہوں نے عمران خان کو انسٹال کیا ہے. تو وہی اب سارا کچھ کر رہی ہیں. باہر بھی آپ کو پتہ ہے وہ جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں، تصویریں، میٹنگ، سارے خرچے مرچے وہ کرتی رہتی ہیں. تو یہ بھی انہوں نے جناب خرچہ کر کے مضمون چھپایا. باقی گل اتنی کوئی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.